हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है हमारा, इसमें 500 क्वेश्चन हैं जो कि हिंदी के हैं और लगभग हर हिंदी का टॉपिक इस 500 क्वेश्चन में कवर किया गया है, जो कि परीक्षा को देखकर बनाए गए हैं क्वेश्चन। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसलिए आप लोग इसे पूरा देखिएगा और लास्ट में कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा या आपके लिए कितना यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और हाँ, एक बात बता दें आपको, यदि हमारी स्पीड कम या ज़्यादा लगे तो फ्रेंड्स आप इधर राइट साइड में 3 डॉट बिंदु हैं, वहाँ से जाकर हमारी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन रहा हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, तो ये हो जाएगी वर्ण। अगला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, तो ये हो जाएगा वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है, तो ये हो जाएगी 11। ये हो जाएगी 11। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है, तो ये हो जाएगी 33। यानी स्वरों की जो है वो 11 है और जो व्यंजन की बात करी जाएगी तो 33 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, हरस यानी मूल स्वर की संख्या होती है, यानी हरस या इनको मूल स्वर भी कहा जाता है, की संख्या होती है, तो इनकी 4 संख्या होती है। कौन कौन से हैं? छोटा, छोटी, छोटाऊ और रीरी। अगला, दीर्घ स्वर की संख्या होती है, तो इनकी 7 होती है और ये कौन कौन से होते हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये 7 हो जाएंगे। क्या है? दीर्घ स्वर हैं। अगला, प्लुत स्वर, ओ, ई, ओम इसको बोला जाता है। प्रश्न नंबर 8, स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है, तो इसकी होती है 25। का से माँ तक जो सभी व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। का से माँ तक इनकी जो संख्या है वो 25 है और इनको वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है, तो इनकी होती है 4, या, रा, ला, वा। प्रश्न नंबर 10, ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है, तो ये हो जाएगी, इनकी भी संख्या 4 है। कौन कौन से? सा, 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 हा, ये ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, संयुक्त व्यंजन हैं, तो ये हो जाएंगे 4 हैं आपके, छ, त्रंग, ज्ञ और स्रा, ये 4 जो हैं हो जाएंगे संयुक्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं, तो ये हो जाएंगे शब्द। प्रश्न नंबर 14, रा वर्ण को कहते हैं, तो रा को क्या कहते हैं? लुंठित या प्रकंपित। लुंठित या प्रकंपित कहते हैं किसको? रा वर्ण को। अगला क्वेश्चन, ला वर्ण को कहते हैं, तो इसको कहते हैं पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अगला, अयोगवाह वर्ण हैं, तो अंग और आह जो हैं ये क्या हैं? अयोगवाह वर्ण हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, हा वर्ण को कहते हैं, तो इसको स्वरतंत्री या कांकल व्यंजन कहा जाता है। स्वरतंत्री या फिर कांकल व्यंजन कह सकते हैं आप, 2 नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अर्धस्वर कहलाते हैं, तो ये अर्धस्वर जो हैं वो या और वा जो हैं ये अर्धस्वर हैं। अगला क्वेश्चन, द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन हैं, तो ये डा और ढा हैं, क्योंकि इनके 2 आवाज़ें निकलती हैं इनसे, तो ये डा और ढा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, आगत वर्ण हैं, तो आ, जा, फा, ये नीचे इनके ये नुक्ता रखा हुआ है, बिंदी रखी हुई है, और आ, जा, फा जो है ये आगत वर्ण है। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं, तो ये 49 होते हैं। और अगला देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कुल वर्ण होते हैं, तो ये 52 होते हैं। फ्रेंड्स, इसका विभिन्न किताबों में अलग अलग रहता है, तो ये ज़्यादा प्रमाणिक है 49 और 52। तो यदि कुल वर्णों की
बात करी जाए तो ये 49 हो जाएंगे, और उत्पत्ति के आधार पर कुल वर्ण की बात करी जाए तो ये 52 हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप इन्हीं को ध्यान रखिए, ये ज़्यादा क्लियर है। अगला देखते हैं, वात वात सर्प व्यंजन हैं, तो रा और ला जो वर्ण हैं दोनों, ये वात सर्प व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर देखते हैं, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है कहलाते हैं, तो वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल और कलम, ये जो हैं कमल और कलम जो हैं, इनके कुछ मीनिंग होता है, अर्थ होता है, इसीलिए सार्थक हैं। और इसी क्रम में नीचे अगला देखते हैं, जिन शब्दों का कुछ अर्थ ना हो वो कहलाते हैं, तो जिनका कुछ अर्थ ना निकले उनको कहते हैं निरर्थक शब्द। और इसमें जैसे मकल लकम, तो ये दोनों शब्द जो हैं मकल और लकम, इनका कोई मीनिंग नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसलिए निरर्थक हैं। और ऊपर वाले इस 24 नंबर में जो है कमल और कलम, इनका मतलब होता है, एक का पेन होता है, एक का फूल होता है, इसीलिए सार्थक हैं। और इनका जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले वो निरर्थक शब्द कहे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, जो शब्द क्षेत्र विशेष में प्रचलित होते हैं कहलाते हैं, तो उनको देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज। जैसे देसी, यानी जो देसी शब्द होते हैं उनको देसी शब्द जो शब्द क्षेत्र विशेष में प्रचलित होते हैं कहलाते हैं, तो वो देशज हो जाएंगे। और जैसे देख लेते हैं पगड़ी और इतराना, ये हमारे देसी शब्द हैं, देशज हैं। अगला क्वेश्चन, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं कहलाते हैं, तो ये हो जाएंगे विदेशज शब्द, यानी विदेशी शब्द कह सकते हैं इनको। जैसे कि जो विदेश से आकर हमारे यहाँ बोले जाते हैं, बैंक, स्कूल, रेल आदि जो हैं ये विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, तो इसीलिए विदेशज हैं। और जो अपने देश के हैं, क्षेत्र के हैं, वो देसी कहलाते हैं या देशज कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं, तो इसको संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, ब्राह्मण, पश्चिम, सागर आदि जो हैं क्या कहलाएंगे? ये सब संज्ञा कहलाएंगे। इसको रिपीट कर देते हैं फ्रेंड्स से एक बार। 28 नंबर क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं, तो इसको संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, संज्ञा के मुख्य भेद हैं, तो मुख्य भेद इसके 3 हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, 3 जो है इसके भेद होते हैं संज्ञा के। अगला देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद हैं, तो इसके हो जाएंगे उत्पत्ति के आधार पर 5। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ये हो जाएंगे आपके 5। अगला 31 नंबर, जिस शब्द से किसी निश्चित प्राणी, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे लाल किला, अमेरिका, रामायण, महात्मा गांधी, गंगा, सोमवार, जो ये सारे उदाहरण दिए हैं ये खुद हैं व्यक्तिगत, अकेले इनका नाम जो है, इनका दूसरा नाम नहीं होता है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जैसे लाल किला है, तो लाल किला का नाम लेंगे तो आपको दिल्ली का लाल किला ही महसूस होगा या अनुभव करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे कहते हैं, तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, नगर, पर्वत, लड़का, चिड़िया, सेना, पुस्तकालय, ये सभी क्या हैं? जातिवाचक हैं। यानी नदी जो है, यदि गंगा नदी कह दी जाए तो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। नदी की केवल बात करी गई है, तो नदी कोई एक तो होती नहीं, तो बहुत सारी नदियाँ होती हैं, तो इसलिए उनकी एक जाति जो है प्रदर्शित हो रही है यहाँ पे। नगर है, कोई नगर एक तो होता नहीं है। यदि कह दिया जाए कि लखनऊ, कानपुर, मुंबई, इस प्रकार से नगर या महानगर, तब तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यदि खाली नगर की बात करेंगे तब आपका जातिवाचक रहेगा। यदि नाम ले लेंगे कि इलाहाबाद या महाराष्ट्र या मुंबई या कानपुर, इस तरीके से, तो वो नाम ले लेंगे तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। यदि नगर कहा जाए तब वो इसमें रहेगा जातिवाचक में। इसी तरह पर्वत है, लड़का है,
चिड़िया है, सेना है, पुस्तकालय आदि जो है ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। किसी पदार्थ के गुण, धर्म, दोष अथवा अवस्था, एक रिपीट कर देते हैं, किसी पदार्थ के गुण, धर्म, दोष, अवस्था, स्वभाव आदि भावों का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, पशुता, मानवता, मित्रता आदि जो हैं ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला सर्वनाम के भेद हैं, तो ये 6 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम के 6 भेद हैं, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन कौन से हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। जो पुरुषवाचक सर्वनाम अपने आप का बोध कराता है उसे कहते हैं, तो उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं कर लूँगा, मैं स्वयं कर लूँगा, तुम अपने आप चले जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, निजवाचक जहाँ पर स्वयं की बात आए, स्वयं कर लूँगा, मैं लिख लूँगा, मैं चला जाऊँगा, मैं यह कर सकता हूँ, तो स्वयं की बात आए, निजी व्यक्ति की बात आ जाए, तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध कराते हैं कहलाते हैं, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह सो गया, यह मेरी पुस्तक है। एक बार इसको रिपीट करते हैं फ्रेंड, ध्यान से सुनना। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, तो वो कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी जहाँ से निश्चय होता है कि ये 100% सही है, ये सही है या यही है। जैसे कि वह सो गया, तो इसका यहाँ संदेह नहीं है, क्लियर है कि वह सो गया। फिर दूसरा देखते हैं, यह पुस्तक मेरी है, तो वो कह रहा है कि यह पुस्तक मेरी, यानी 100% यह पुस्तक मेरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये निश्चित है। ठीक है, जहाँ पर निश्चित की बात आ जाए वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो वो कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई छात्र, भिखारी को कुछ दे दो, यानी कोई छात्र, यहाँ पे कोई कुछ निश्चित नहीं है, कोई छात्र कहा गया है तो यहाँ निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। इसी तरह अगला उदाहरण क्या है? भिखारी को कुछ दे दो, भिखारी को कुछ दे दो, ये क्लियर नहीं है क्या देना है कि 10 रुपये, 5 रुपये, 5 किलो, 10 किलो, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ दे दो मतलब कुछ भी दे दो, तो ये भी निश्चय नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न क्या है? जिस सर्वनाम से वाक्य से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो कहलाता है, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे वह कौन है जो रो पड़ा, तो ये जो है ये संबंध दर्शा रहा है। जो करेगा सेवा सो पावेगा मेवा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? संबंध बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला देखते हैं, वे सर्वनाम जो वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं कहलाते हैं, तो वो कहलाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे आप कैसे हैं, कौन आता है, तो ये जो आप कैसे हैं या कौन आता है, तो ये सारे प्रश्नवाचक हैं, तो इसीलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। विशेषण के भेद हैं, तो विशेषण के 4 प्रकार हैं या भेद हैं। अगला 42 नंबर क्वेश्चन। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें कहते हैं, तो उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे नीला आकाश ये है यहाँ पे, तो इसको रिपीट कर देते हैं, ध्यान से समझना, क्लियर हो जाएगा यहीं पे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं विशेषण। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे नीला आकाश लिखा हुआ है, तो नीला इसमें क्या है और आकाश क्या है? तो नीला यानी जो विशेषता बता रहा है, क्या कहा गया है इसमें देख लीजिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, तो ये आकाश जो है इसकी विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? कि नीला आकाश कैसा है? नीला है, तो नीला क्या हो जाएगा?
नीला हो जाएगा विशेषण, और जो ये बचा हुआ है जिसकी बता रहा है ये क्या हो जाएगा, ये विशेष्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी विशेषता बता रहा है तो वो हो जाएगा विशेष, और जो बता रहा है तो बता कौन रहा है, नीला बता रहा है, तो ये आकाश की विशेषता क्या बता रहा है, नीला। तो नीला क्या है, ये विशेषण है, और ये आकाश क्या है, ये विशेष है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं, तो उसे विशेष कहते हैं। विशेष कहते हैं जैसे नीला आकाश, तो आकाश की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बताई जा रही, आकाश की, तो आकाश क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, और जो भी बता रहा है वो क्या हो जाएगा, वो विशेषण हो जाएगा। तो आकाश की विशेषता कौन बता रहा है, नीला। क्या बताई जा रही है, नीला। तो नीला क्या है, नीला है विशेषण। किसकी विशेषता बता रहा है, आकाश की बता रहा है, तो आकाश क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, और जो बता रहा है नीला वो विशेषण हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। विशेषण के 4 प्रकार हैं, कौन कौन से, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, संख्यावाचक। कितने, 4 हैं, कौन कौन से, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, संख्यावाचक। अगला देखते हैं 45 नंबर। लिंग के प्रकार हैं, तो लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगला, लिंग को कहते हैं, तो लिंग को चिन्ह कहते हैं। अगला देखते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मोर, दादा, चाचा, कुत्ता, लड़का आदि बहुत से हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं जो मेल कैंडिडेट हों। तो अगला देखते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है कहलाते हैं, तो वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे मोरनी, दादी, चाची, लड़का, सॉरी लड़की, चाची, लड़की, ये सभी क्या हैं, ये स्त्रीलिंग हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 49 नंबर, 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर में है क्या, हाँ, वचन के भेद हैं, तो वचन के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में कारक की संख्या है, तो हिंदी में कारक की कितनी संख्या है, 8 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण या दोष का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, तो ये हो जाएंगे गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण। इसके जैसे कि अच्छा, बुरा, काला, पीला, मोटा, पतला, विदेशी, क्रोधी, ये सब क्या हैं, ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के माप तौल की विशेषता का ज्ञान होता है कहलाते हैं, तो जहाँ पर माप तौल की बात आ जाएगी वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जैसे 4 किलो चीनी, 2 लीटर दूध, थोड़ा कपड़ा, कम आदमी, तो इस तरीके से उदाहरण होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, जहाँ पर माप तौल की बात आ जाएगी। और ये भी क्या है, 4 किलो चीनी, 2 लीटर दूध, थोड़ा कपड़ा, ये सब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। अगला देखते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भेद हैं 2, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं दोनों। अगला देखते हैं। जिन विशेषण से किसी पदार्थ की निश्चित नाप तौल का बोध होता है वो कहलाते हैं, तो वो कहलाएंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 4 किलो, 10 ग्राम, 2 मीटर आदि जो हैं ये सब निश्चित हैं। जैसे 4 किलो, 10 ग्राम, 2 मीटर, तो ये मतलब क्लियरिटी है, इसमें बताया गया है कि हमको इतना चाहिए, तो निश्चित है, तो इसीलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन। जिन विशेषण से किसी पदार्थ की निश्चित नापतोल का बोध ना हो वो कहलाएंगे, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे थोड़ा सा, कुछ, बहुत, ये सभी क्या है, इसमें कोई निश्चित नहीं है, तो इसलिए अनिश्चित है, तो इसलिए अनिश्चित
परिमाणवाचक विशेषण कहलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निश्चितता का कोई मतलब बात नहीं कही गई है, सब डाउटफुल है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। यह सर्वनाम जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं कहलाते हैं, तो ये संकेतवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे ये गाय किसकी है, वह लड़की बड़ी चालाक है। इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, संकेतवाचक के उदाहरण हैं दोनों। अगला देखते हैं, जो विशेषण किसी संज्ञा की संख्या या क्रम का बोध कराए कहलाते हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 5 धाम, 10वां भाग, 100 रुपये आदि, जो ये सभी क्या हैं, ये संख्यावाचक विशेषण के जो है उदाहरण हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसको। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं तो ये सभी जो हैं, उर्वशी, अतीत के चलचित्र, जयचंद, रमेश, सुधा, गंगा, एरावत, महात्मा गांधी आदि जो हैं, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन में बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, तो रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं उर्वशी, अतीत के चलचित्र, जयचंद, रमेश, सुधा, गंगा, एरावत, महात्मा गांधी आदि शब्द जो हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसी तरह जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। कौन कौन से हैं? शेर, हाथी, गाय, मोर, तोता, कोयल, आलू, टमाटर, रिश्ते, पद, व्यवसाय, कुर्सी, मेज, आम, सभी शरीर के अंग, ये सभी क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, उसी के जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो देख लीजिएगा। अगला भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, तो इसमें देख लीजिएगा, बुढ़ापा, मिठास, प्रेम, घृणा, सज्जनता, सैसवा, शत्रुता, मित्रता, भूख, प्यास आदि जो हैं, ये सभी किसके उदाहरण हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, प्राण, दर्शन, आंसू, लोग, अक्षत, रोम, हस्ताक्षर उदाहरण है किसके, बहुवचन के। किसके हैं, बहुवचन के हैं। 61 नंबर को रिपीट कर देते हैं फ्रेंड्स। प्राण, दर्शन, आंसू, लोग, अक्षत, रोम, हस्ताक्षर उदाहरण हैं, तो ये बहुवचन के हैं सभी। 62 नंबर, राज्यपाल, पुलिस, राष्ट्रपति, ये सभी उदाहरण किसके हैं, तो ये पुल्लिंग के हैं। क्रिया से संबंध रखने वाले को कहते हैं, तो इसको कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अगला, जो विशेषण की भी विशेषता बताए कहलाता है, तो ये कहलाएगा प्राविशेषण। जैसे आज बहुत अधिक गर्मी है, आज बहुत अधिक गर्मी है, तो यहाँ पे आपको बता देते हैं, ये जो अधिक जो है ये विशेषण है, और ये विशेषण की भी विशेषता जो बता रहा है, ये यहाँ पे जो बहुत है, बहुत शब्द आया है, ये प्राविशेषण है। जो यानी यहाँ पे विशेषण क्या हो जाएगा आपका, ये अधिक क्या हो जाएगा, अधिक जो है, यानी आज बहुत अधिक गर्मी है, तो अधिक जो हो जाएगा क्या है, ये विशेषण है। और ये अधिक की भी विशेषता बता रहा है कि बहुत अधिक है, बहुत है, तो ये हो जाए बहुत अधिक। बहुत अधिक में क्या है, अधिक जो है वो विशेषण है, और जो बहुत है ये प्राविशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञा का वह रूप जो क्रिया को करने वाले का बोध कराता है कहलाता है, तो कर्ता कारक हो जाएगा। जैसे श्याम ने पढ़ा, श्याम ने पढ़ा। अगला क्वेश्चन, क्रिया के फल का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कहते हैं, तो उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी इसको देख लेते हैं, क्रिया के फल का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यानी इसमें कहा गया क्रिया के फल का प्रभाव, तो क्रिया क्या है, ये मारा या मारना, और किसको, रावण को,
तो इसको चोटिल कौन हुआ, रावण हुआ है। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, क्रिया यानी मारना का प्रभाव पड़ रहा है रावण पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, रिपीट कर देते हैं, क्रिया के फल का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कहते हैं कर्म कारक। जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। कर्ता अपने कार्य की सिद्धि के लिए जिससे सर्वाधिक सहायता प्राप्त करता है कहलाता है। तो ये करण कारक हो जाएगा। जैसे राम पेन से लिखता है, तो यहाँ राम ने क्या किया है, पेन से। तो पेन क्या है, राम के लिए सहायता कर रहा है। तो पेन से जो है ये किसके लिए है, करण कारक से है। किससे है, करण कारक से है। राम पेन से लिखता है, तो यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। श्याम के लिए पेन खरीदा में कारक है। श्याम के लिए पेन खरीदा, तो यहाँ पे संप्रदान हो जाएगा, क्योंकि ये जो है को के लिए होता है, ये के लिए जो है यहाँ पे ये संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है के लिए, इसीलिए संप्रदान कारक हो जाएगा। कौन सा, ये के लिए जो आया है ये होता है को के लिए होता है। किसका, संप्रदान कारक जब विभक्ति चिन्ह होता है उसका होता है को के लिए। ठीक है, तो इस श्याम के लिए पेन खरीदा, तो ये के लिए हो जाएगा इसमें संप्रदान कारक। अगला देखते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है में कारक है, तो इसमें अपादान हो जाएगा, क्योंकि अलग हो रहा है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है मतलब अलगाव है इसमें। पेड़ से जो पत्ती है वो गिर रही है नीचे, तो यानी पेड़ से वो पत्ती अलग हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। अगला देखते हैं। यह राम की पुस्तक है में कारक है, तो इसमें संबंध हो जाएगा, क्योंकि राम की पुस्तक है। पुस्तक और राम का संबंध कौन कर रहा है, ये जो की लगा हुआ है शब्द, ये की जो शब्द लगा हुआ है ये क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। किससे, राम और पुस्तक का, तो इस यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। अगला, मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक रखी है में कारक है, तो इसमें कारक हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक, यानी अधिकरण का जो विभक्ति चिन्ह होता है में पर होता है, तो में हो या पर हो, तो यहाँ पे मेज पर की बात करी गई है, तो इसलिए अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। अगला है, पक्षी आकाश में उड़ रहा है में कारक है, तो इसमें भी अधिकरण हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया में और पर जो है ये अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह हैं में पर। तो अभी यहाँ पे पर था 71 में, और यहाँ पे में है, तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं या उड़ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा अधिकरण कारक। अगला देखते हैं। अरे तुम्हें क्या हो गया में कारक है, तो यहाँ पर संबोधन, ये यहाँ पे संबोधन का चिन्ह होना चाहिए था, ये मिसप्रिंट हो गया है, इस तरीके से होना चाहिए संबोधन का चिन्ह। ठीक है फ्रेंड्स, तो अरे अभी बता रहे हैं आपको, ये 73 नंबर, अरे यहाँ पे संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अरे तुम्हें क्या हो गया में कारक है, तो इसमें संबोधन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संबोधन। अगला, चूहा बिल से निकला में कारक है, तो इसमें चूहा जो है बिल से अलग हो रहा है, निकल रहा है, यानी तो बिल से अलग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ अपादान कारक हो जाएगा। अगला, अनीता सुनीता से प्रश्न पूछती है में कारक है, तो जहाँ पर प्रश्न पूछा जाए वहाँ पे अपादान कारक होता है, यानी अपादान कारक हो जाएगा जहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। और जहाँ पर तुलना की जाएगी, जैसे कि राम सीता से बड़ा है या रीता सीता से छोटी है, इस तरीके से जो होता है उसमें भी अपादान कारक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। क्रिया के भेद हैं, तो ये क्रिया के 3 भेद हैं। कौन कौन से, काल के आधार पर, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। काल के आधार पर, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कोई कार्य पूरा होना का बोध होता है कहलाता है, तो भूतकालिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, भूतकालिक क्रिया। अगला, रेलगाड़ी चली गई उदाहरण है, तो ये भूतकालिक, देखो यहाँ पे समझिए थोड़ा, क्या कह रहा है, रेलगाड़ी चली गई, रेलगाड़ी क्या करी है, चली गई है, तो मतलब ये भूतकाल में कार्य हो चुका है। ठीक है, तो भूतकाल में कार्य हो चुका है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, भूतकालिक हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में
क्रिया का होना प्रकट होता है, प्रकट हो कहलाता है, तो वर्तमान कालिक क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तमान कालिक क्रिया कहलाता है। यानी इसको रिपीट कर देते हैं, देख लेना। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया का होना प्रकट हो कहलाता है, तो वर्तमान कालिक क्रिया कहलाएगी। यानी जो वर्तमान समय में कार्य हो रहा है, तो उस संबंध में यदि पूछा जाए आपसे कौन सी क्रिया है, तो वर्तमान कालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। गीता मधुर गा रही है, उदाहरण है, तो मधुर गा रही है तो यानी प्रेजेंट टाइम में कार्य हो रहा है, तो इसलिए वर्तमान कालिक क्रिया हो जाएगी। अगला, सीता कल जाएगी, उदाहरण है, तो ये भविष्यत कालिक क्रिया का है, क्योंकि यहाँ पे जाएगी यानी भविष्य में बात कर रहा है। जाएगी, खाएगी, करेगी, कब? आज नहीं, आने वाले समय में। ठीक है, जहाँ पर भविष्य की बात करी जाए, भविष्य में कार्य होने की बात करी जाए, वहाँ पर भविष्यत कालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन, जहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ क्रिया होती है, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन हंसता है, सोहन हंसता है। ठीक है फ्रेंड्स, रिपीट कर देते हैं एक बार। जहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ क्रिया होती है, तो वहाँ होती है अकर्मक क्रिया। कौन सी? अकर्मक। जैसे कि मोहन हंसता है, सोहन सोता है। तो यहाँ पे क्या है? जो मोहन है वो करता है, जो हंसना है क्रिया है, और यहाँ बीच में कर्म नहीं है, तो इसीलिए यहाँ अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 83 नंबर, जहाँ कर्म की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं तो सकर्मक क्रिया कहते हैं। सीता भोजन बनाती है, सीता भोजन बनाती है, तो यहाँ कर्म की आवश्यकता है, तो इसीलिए सकर्मक क्रिया हो जाएगी। यहाँ पे सीता क्या है? करता है, भोजन क्या है? ये आपका कर्म हो जाएगा, और बनाती जो है ये आपकी क्रिया हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे कर्म आया है, तो इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। जो क्रियापद दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है कहलाती है। क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया। क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया। इसको रिपीट कर देते हैं फ्रेंड। जो क्रियापद दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है कहलाती है संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके अपनी प्रेरणा से किसी अन्य से कराए कहलाती है, तो हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया, यानी प्रेरणा देकर करवाया जाए। जैसे अध्यापक ने छात्र से पत्र लिखवाया, तो अध्यापक ने छात्र को प्रेरित किया, किस लिए? वो मतलब पत्र लिखने के लिए छात्र को प्रेरित किया, इसीलिए खुद नहीं लिखा है, प्रेरित करके कार्य कराया है, तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। यानी अध्यापक ने छात्र से पत्र लिखवाया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। कर्ता जिस कार्य को पहले करे बाद में दूसरी क्रिया करता है, यानी कर्ता जिस कार्य को पहले करके बाद में दूसरी क्रिया करता है कहलाती है, तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे सनी लियोनी दूध पीकर सो गई। अब सनी लियोनी का नाम सुनकर मन में झुरझुरी शरीर में मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ उदाहरण रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं, इसको रिपीट कर देते हैं। कर्ता जिस कार्य को पहले करके बाद में दूसरी क्रिया करता है कहलाती है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे सनी लियोनी दूध पीकर सो गई, तो अभी देख लीजिए, हाँ सनी लियोनी क्या किया है? दूध पिया है, और दूध पीकर जस्ट क्या करी है? दूध पीकर सो गई है। तो मतलब एक क्रिया तो हो गई आपकी दूध पीना या दूध पीकर, दूसरी क्या हुई? सो गई है। मतलब एक कार्य खत्म नहीं हुआ, दूसरा फिर कार्य चालू कर दिया, कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी यहाँ पे। अगला देखते हैं। हाथ से हथियाना, आप से अपनाना उदाहरण है ये, तो ये नामधातु क्रिया के हैं। इस तरह के जहाँ पे शब्द हों तो वहाँ पे क्या होगा? नामधातु क्रिया हो जाएगी। अगला, एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को कहते हैं तो पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। अब कामदेव के पर्यायवाची हैं, तो कामदेव के हैं मदन, मनोज, रतिपति, कंदर्प, आंगन,
अनंग आदि जो हैं ये किसके हैं, ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। अगला गंगा के पर्यायवाची हैं तो भागीरथी, देवशरी, सुर नदी, सुरसरी और मंदाकिनी, ये सभी किसके हैं, गंगा के हैं। चांद के पर्यायवाची हैं चंद्रमा, मयंक, शशि, मधुर, हिमांशु, ये सभी चांद के हैं। तलवार के पर्यायवाची हैं कृपाण, करवाल, खडग, चंद्रहास, आशी, ये सभी किसके हैं, ये हो जाएंगे तलवार के। पक्षी के पर्यायवाची हैं खग, विहग, पतंग, पखेरु, नभचर, ये सभी पक्षी के हो जाएंगे। पृथ्वी के पर्यायवाची हैं धरा, धरती, भू, भूमि, वसुधा, ये सभी जो हैं पृथ्वी के पर्यायवाची हो जाएंगे। भंवरा के पर्यायवाची हैं मधुप, अल, भ्रमर, भृंग, भंवरा, ये सभी किसके हैं, ये हो जाएंगे भंवरा के पर्यायवाची। अगला देखते हैं 96 क्वेश्चन। छंद के प्रकार हैं तो छंद के प्रकार दो हैं, कौन, मात्रिक और वाणिक हो जाएंगे। मात्रिक छंद के प्रकार हैं 3, कौन कौन से, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषममात्रिक हो जाएंगे। अगला जिस छंद के प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं सममात्रिक छंद। अगला चौपाई छंद है तो ये सममात्रिक है और इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं चौपाई छंद में। ठीक है फ्रेंड्स, 4 यानी सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं। जीभ का क्षण मात्र के लिए ठहराव कहलाता है तो ये यति कहलाएगा। अगला छंदों का निरंतर प्रभाव कहलाता है तो छंदों का निरंतर प्रभाव कहलाएगा गति। अगला क्वेश्चन देखते हैं 102 नंबर। गण में भाग हैं तो गण के भाग हैं तो 8 भाग हो जाएंगे, कौन कौन से हैं, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, ये 8 जो हैं ये गण के भाग होते हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। अगला छंद के मुख्य अंग हैं तो इसके 5 होते हैं छंद के मुख्य अंग, कौन कौन से, लघु, गुरु, यति, गति, गण, ये सभी जो हैं लघु, गुरु, यति, गति, गण जो है ये सभी छंद के मुख्य अंग हैं। अगला पुष्प, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, पुष्प होना चाहिए, जहाँ पे लिख गया है पुष्पा। ठीक है फ्रेंड, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। पुष्प यानी पुष्प के पर्यायवाची हैं तो फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम, फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम जो है ये सभी पुष्प के पर्यायवाची हैं। अगला वृक्ष के पर्यायवाची हैं पादप, पेड़, विटप, तरु, द्रुम, ये सभी पादप, पेड़, विटप, तरु, द्रुम जो हैं ये सभी किसके हैं, वृक्ष के हैं। अगला क्वेश्चन, सांप के पर्यायवाची हैं सर्प, नाग, भुजंग, विषधर, फणधर, ये सभी किसके हैं, सांप के हैं। सूरज के पर्यायवाची हैं रवि, दिनकर, दिवाकर, सूर्य, भानु जो है सभी सूरज के हो जाएंगे। अश्व के हैं तो तुरंग हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, हय हो जाएगा, घोटक हो जाएगा, तुरंगम हो जाएगा, ये सभी अश्व के हो जाएंगे। अगला रोला छंद है तो रोला सममात्रिक छंद है, 4 चरण प्रत्येक में 24 मात्राएं होती हैं, 4 चरण प्रत्येक में 24 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोहा छंद है तो दोहा छंद अर्धसममात्रिक छंद है, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं, यानी विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। दोहा के विषम चरणों में मात्राएं होती हैं तो 13 हो जाएंगे, दोहा के सम चरणों में 11 हो जाएंगे। सोटा छंद है तो ये भी अर्धसममात्रिक छंद है, 4 चरण, पहले और तीसरे चरण में 11, दूसरे और चौथे चरण में 13, हम दोहा का उल्टा होता है सोठा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। चंदायन रचना है तो मुल्ला दाऊद की हो जाएगी। मुर्गावती के रचनाकार हैं कुतुबन, चित्रावती के रचनाकार हैं उस्मान, ज्ञान समुद्र के रचनाकार हैं सुंदरदास, ज्ञान बोध के रचनाकार हैं मलूक दास, रूप मंजरी रास पंचाध्यायी के रचनाकार हैं तो नंददास जी हो जाएंगे इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टयाम के रचनाकार हैं नाभादास, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, इन दोनों के हो जाएंगे नूर मोहम्मद, प्रेम वाटिका के रसखान हो जाएंगे। मदनाष्टक के रचनाकार हैं रहीम दास, सुदामा चरित्र के रचनाकार हैं नरोत्तम दास, विशिष्ट
अद्वैतावाद के प्रवर्तक हैं तो विशिष्ट अद्वैतावाद के हो जाएंगे रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद के हो जाएंगे शंकराचार्य, द्वैतवाद के, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है फ्रेंड्स, देख लेते हैं 127 नंबर को। द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं तो ये हो जाएंगे माधवाचार्य। अगला क्वेश्चन, द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, द्वैतवाद के कौन हैं, निम्बार्काचार्य हो जाएंगे। अगला देखते हैं, शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं तो ये शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक हो जाएंगे वल्लभाचार्य। अब पंक्तियां हैं, शायद देख लेते हैं पंक्तियां। दुल्हनी गावो मंगलाचार्य पंक्ति है तो ये कबीरदास जी की हो जाएगी। अगली है, काहेरी नलिनी तू कुम्भिलानी पंक्ति है किसकी, तो ये कबीरदास जी की हो जाएगी। अगला, जाति पाति पूछे नहीं कोई पंक्ति है तो ये रामानंद की है। किसकी है, रामानंद की है। तुलसी गंग दुओ भय सुखविंदर के सरदार, तो ये पंक्ति जो है किसकी है, तो ये भिखारी दास की हो जाएगी। अगली देखते हैं, मन मेरी सुई तन मेरा धागा पंक्ति है तो ये नामदेव की हो जाएगी। निस्दिन बरसत नयन हमारे पंक्ति है तो ये सूरदास जी की हो जाएगी। एक भरोसे एक बल एक आज विश्वास पंक्ति है तो ये तुलसीदास जी की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, गोरख जगायो जोग भगत चलायो लोग पंक्ति है तो ये तुलसीदास जी की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगला है, हर जननी में बालक तोरा पंक्ति है तो ये कबीरदास की हो जाएगी। दशरथ सुत त्यों लोक बखाना पंक्ति है तो ये कबीरदास जी की हो जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना, ये दशरथ आया है तो इसलिए आप गेस मत कर देना तुलसीदास जी की होगी, ये कबीरदास जी की है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको नहीं पता वो ध्यान दे, जिसको पता है तो अच्छी बात है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, रीतबद्ध काल के कवि हैं तो रीतबद्ध काल के कवि हैं चिंतामणि, मतिराम, केशव, कुलपति मिश्र, देव, भिखारीदास और भूषण पद्माकर, ये सभी क्या हैं, रीतबद्ध काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, रीत मुक्त काल के कवि हैं तो घनानंद बोधा आलम ठाकुर, घनानंद बोधा आलम ठाकुर जो है रीत मुक्त के हैं। और जो अभी ऊपर आपने 140 में पढ़ा था रीतबद्ध काल के, तो ये चिंतामणि, मतिराम, केशव, कुलपति मिश्र, देव, भिखारीदास, भूषण पद्माकर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन 100, सिद्धकाल के कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं, रीत सिद्धकाल के कवि हैं। 142 नंबर क्वेश्चन, रीत सिद्धकाल के कवि हैं तो ये हो जाएंगे बिहारी दास। अगला, रीतिकाल का पहला कवि है तो ये रीतिकाल का पहला कवि केशव दास हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 144, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का पहला कवि माना है तो ये चिंतामणि को माना है। ब्रजभाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है तो रीतकाल को कहा जाता है। रीत मुक्त काव्यधारा को कहा जाता है स्वच्छंद काव्यधारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है रीत मुक्त काव्यधारा को, स्वच्छंद काव्यधारा। अगला, रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा है तो मिश्र बंधु ने कहा है। अगला, रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। 149 नंबर क्वेश्चन, रीतकाल को कला काल किसने कहा है तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतकाल को कला काल कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला, रीतकाल को उत्तर मध्यकाल कहा है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उत्तर मध्यकाल कहा है। भाव विलास किसकी रचना है तो ये देव की हो जाएगी। गंगा लहरी किसकी है, पद्माकर की है। अगला, काव्य निर्णय किसकी रचना है तो ये भिखारीदास की हो जाएगी। उद्धव शतक किसकी रचना है तो ये रत्नाकर की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहारी सतसई के रचयिता हैं तो ये बिहारी जी हो जाएंगे। भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह हो जाएंगे। रामचंद्र का कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीत के रचनाकार हैं तो ये सभी पुस्तकों के रचनादास कौन हैं, केशव जी हैं, यानी केशवदास जी हो जाएंगे। फिर अगला देखते हैं, रसराज ललित ललाम के रचनाकार हैं तो इन दोनों रसराज और ललित ललाम के रचनाकार कौन हैं, मतिराम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सुजान सागर विरह लीला इश्कलता के रचनाकार हैं तो इसके घनानंद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, इश्कनामा विरह बारिश के रचनाकार हैं तो इन दोनों के हो जाएंगे बोधा। अगला क्वेश्चन, प्रेम का पपीहा कहा जाता है किसको तो ये प्रेम का पपीहा घनानंद को कहा जाता है। साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है तो ये घनानंद को क्या कहा जाता है, साक्षात रसमूर्ति
घनानंद को कहा जाता है। कवि बिहारी किसके दरबारी कवि थे? राजा जयसिंह के। अगला, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो 719 जो हैं वो दोहे हैं। अगला, छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो रामचंद्रिका को कहा जाता है। घनानंद किसके आश्रित कवि थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला के आश्रित कवि थे। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, यह पंक्ति किसकी है? तो बिहारी दास की हो जाएगी। नैन नचाई कही मुस्काई लला फिर अयो खेलन होरी, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पद्माकर की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, आए हो सिखावन को जोग मथुरा में तो उद्धव ने वियोग के वचन बतराओ ना, ये किसकी है? तो रत्नाकर की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अमी हलाहल मद भरे खेत श्याम रत्नार, पंक्ति है तो ये रसलीन की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, पुनर्जागरण काल कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। नवजागरण काल का अग्रदूत कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। कवि वचन सुधा पत्रिका कब प्रकाशित हुई? तो ये 1868 में, और कहाँ? काशी में प्रकाशित हुई थी। हरिश्चंद्र मैगजीन कब प्रकाशित हुई? तो ये 1873 में, और कहाँ? काशी में। अगला, बाला बोधनी पत्रिका कब प्रकाशित हुई? तो ये भी 1874, और कहाँ पर? जहाँ दोनों हुई हैं वहाँ पर, ये भी काशी में हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी पत्रिकाओं के प्रकाशक थे? तो इन तीनों के प्रकाशक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। और तीनों कब हुई थी? कहाँ हुई थी? तो ये तीनों काशी में प्रकाशित हुई थी। और इनकी डेट भी आप देख लेते हैं। जो कब वचन सुधा है वो 1868 में है, और हरिश्चंद्र मैगजीन जो है 1873 में है, और बाला बोधनी जो है वो 1874 में है। और तीनों कहाँ हुई हैं? काशी में। और तीनों के कौन से हैं प्रकाशक? कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अगला देखते हैं, बाला बोधनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो ये महिलाओं से संबंधित थी। हिंदी नए चाल में ढली किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। तदी समाज की स्थापना किसने की थी? 1873 में। तो 1873 में तदी समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। भारत 12 मासा रचना है? तो रामकृष्ण दास जी की है, रामकृष्ण दास। अगला, श्यामलता रचना है? ठाकुर जगमोहन सिंह की। अगला, बिहारी बिहार रचना है? अंबिका दत्त व्यास की। कौन सी है रचना? बिहारी बिहार किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की हो जाएगी। अगला, निज भाषा उन्नत यहाँ शब उन्नति को मूल पंक्ति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। बुढ़ापा ककराष्टक रचनाएं हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र की हैं। कौन कौन सी? बुढ़ापा और ककराष्टक। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग कब से कब तक माना जाता है? तो 1900 से 1918 तक माना जाता है। द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। जागरण सुधार काल कहा जाता है? तो द्विवेदी युग को कहा जाता है। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कहाँ किया था? तो काशी में किया था। कन्याकुब्ज अबला बिलाप, कन्याकुब्ज अबला बिलाप होना था, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स। कन्याकुब्ज अबला बिलाप के रचनाकार हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। ये पंक्ति है 192, पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानत हैं। तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की हो जाएगी। अगला, राष्ट्र कब कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। भारत भारती साकेत यशोधरा रंग में भंग रचनाएं हैं? तो ये मैथिली शरण गुप्त की हैं। जयद्रथ वध मेघनाथ प्लासी का युद्ध रचनाएं हैं? तो ये मैथिली शरण गुप्त की हैं। किस कवि ने अपने आप को कौटुंबिक मात्र कहा है? तो ये मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। अगला, राष्ट्र कब मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता है? तो हेमंत हो जाएगी। वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है? तो सूर्यदास को कहा जाता है। गोरा बादल की कथा रचना है? तो ये जटमल की हो जाएगी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
भक्त काल माना जाता है तो ये 1375 से 1700 तक माना जाता है भक्त काल। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है 201, कबीरदास की भाषा कैसी है? तो सद्धुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी हो जाएगी। बीजक ग्रंथ के रचयिता हैं तो कबीरदास हो जाएंगे। कबीरदास का जन्म हुआ था काशी में हुआ था। कबीरदास के गुरु थे तो रामानंद हो जाएंगे। अगला, मलिक मोहम्मद जैसी किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ये अपनी भाषा में अवधी भाषा का इस्तेमाल करते थे अपनी रचनाओं में। मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत में खंड कितने हैं? तो ये 57 खंड हो जाएंगे। पद्मावत को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पुष्टिमार्ग का जहाज कहा जाता है तो ये सूरदास को कहा जाता है। निर्गुण भक्त को बांटा गया है तो 2 भागों में। कौन कौन से? ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी में। ज्ञानाश्रयी शाखा में आते हैं तो ये कबीरदास जी हो जाएंगे। प्रेमाश्रयी शाखा में आते हैं तो ये हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जैसी। अगला है सगुण भक्त में, हाँ, सगुण भक्त को बांटा गया है तो 2 भागों में, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। अगला, रामाश्रयी के अंतर्गत आते हैं तुलसीदास और कृष्णाश्रयी के अंतर्गत आते हैं सूरदास। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास के गुरु थे तो नरहरिदास हो जाएंगे। अगला, तुलसीदास का बचपन का नाम था तो राम बोला व तुलाराम, ये दोनों इनके बचपन के नाम हैं। कौन कौन से? राम बोला व तुलाराम। तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है तो रामचरितमानस है। रामचरितमानस की भाषा थी तो इसकी अवधी भाषा है। रामचरितमानस में कांड हैं तो ये 7 कांड हैं। अगला, रामचरितमानस में सबसे बड़ा कांड है तो ये बालकांड जो है सबसे बड़ा है। और रामचरितमानस में सबसे छोटा कांड है तो ये किष्किंधा जो कांड है ये सबसे छोटा हो जाएगा। अगला, रामचरितमानस में अंतिम कांड है तो अंतिम कांड हो जाएगा उत्तर कांड जो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी सबसे बड़ा कांड जो है वो कौन सा है? बालकांड। और सबसे छोटा किष्किंधा और सबसे अंतिम जो है लास्ट वाला तो उत्तरकांड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसे माना है? तो ये तुलसीदास को माना है। सूरदास की भाषा थी तो ये ब्रज भाषा थी इनकी, सूरदास की। सूरदास किस शैली का प्रयोग करते थे? तो ये पद शैली का प्रयोग करते थे। सूरदास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं तो साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली, ये सभी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला, भाषा का सही क्रम है, यानी भाषा विकास का, यहाँ पे विकास होना चाहिए। भाषा विकास का सही क्रम है तो सबसे पहले संस्कृत, फिर इससे पाली विकसित हुई, फिर इससे प्रकृत हुई, फिर अपभ्रंश से हिंदी जो है विकसित हुई है। ठीक है, सबसे पहली कौन सी है? संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्रकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर अपभ्रंश के बाद हिंदी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। हिंदी भाषा का विकास हुआ था तो अपभ्रंश भाषा से हुआ है। पाली भाषा का विकास हुआ है तो संस्कृत भाषा से हुआ है। खड़ी बोली का प्रथम कवि है तो अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली का प्रथम कवि है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है तो ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हो जाएगा प्रिय प्रवास। हिंदी की उपभाषाएं हैं 5 और हिंदी की बोलियां, तो उपभाषाएं जो हैं वो 5 हैं और जो बोलियों की बात करी जाए तो 18 बोलियां हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं तो सूर, बिहारी, रत्नाकर, पद्माकर, भूषण, ये सभी क्या हैं? ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। अगला, वात्सल्य रस प्रधान कहा जाता है सूर्यदास को। वीर रस प्रधान कहा जाता है भूषण को। हिंदी कितने राज्यों की राजभाषा है? तो 10 राज्यों की राजभाषा है, जिसमें 9 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली है वो है। तो कुल मिलाकर 10 राज्यों की राजभाषा है, एक केंद्र शासित और 10 राज्य मिलाकर 10 हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला, हिंदी को कब राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो ये हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अगला, हिंदी को किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा का दर्जा दिया गया?
तो ये हो जाएगा आपका भाग जो हो जाएगा वो भाग होगा 17 और अनुच्छेद की बात करी गई है तो 343 हो जाएगा अनुच्छेद, यानी भाग 17 के अंतर्गत और अनुच्छेद कौन सा 343 में जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, अगला देखते हैं। हिंदी को संविधान में कहा गया है तो राजभाषा कहा गया है। अगला, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। महादेवी वर्मा को यामा पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला तो 1982 में मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। कृष्णा सोबती को संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला तो 2017 को मिला था। अगला, शुद्ध भाषा को कहा जाता है मानक भाषा। अगला, किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है तो अंग्रेजी भाषा को मतलब 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। सूरदास के गुरु थे तो ये वल्लभाचार्य हो जाएंगे। फ्रेंड्स, यदि हमारी स्पीड कम या ज़्यादा लगे तो राइट साइड में 3 डॉट बिंदु हैं, वहाँ से आप जाकर हमारी स्पीड को कम ज़्यादा करिए, क्योंकि लंबा वीडियो होने वाला है तो इसलिए हम चाहते हैं थोड़ा स्पीड में करें ताकि समय की बचत हो जाए। और फ्रेंड, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आप फ्रेंड्स चाहते हैं कि जीके, जीएस और फिजिकल एजुकेशन की या साइकोलॉजी या बाल विकास शिक्षण शास्त्र की वीडियो, तो ये 500 और 1000 की वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन स्क्वाड पे पड़ी हुई हैं ऑलरेडी। आप यदि वो पढ़ना, जीके, जीएस और फिजिकल एजुकेशन और यही साइकोलॉजी और वो बाल विकास शिक्षण शास्त्र, तो इनके सबकी 500 क्वेश्चन की, मतलब एक वीडियो में 1000 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, इस तरीके से वीडियो, लॉन्ग वीडियो पड़ी हुई ऑलरेडी, आप जाकर वहाँ उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधुनातन का विलोम होता है तो ये हो जाएगा पुरातन, शायद ये छूट गया है। अतिवृष्टि का विलोम होगा तो इसका हो जाएगा अनावृष्टि। क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अधुनातन का विलोम होगा पुरातन। अनुरक्ति का होगा विरक्ति। संकीर्ण का विलोम होगा विस्तीर्ण। अलंकार के मुख्य भेद हैं 2, शब्दा और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ एक वर्ण एक से अधिक बार क्रमानुसार आए वहाँ होता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। रिपीट कर देते हैं, जहाँ एक वर्ण एक से अधिक बार आए और क्या हो, कर्मानुसार हो आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चार चंद की चंचल किरणें पंक्ति में अलंकार है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसको पहचानेंगे कैसे? देखो, यहाँ स्टार्टिंग में चा आया है, इसमें भी स्टार्टिंग में चा आया है, इसमें भी स्टार्टिंग में चा आया है, तो ये पहला चा, यानी ये एक अक्षर लगातार आया है और क्रमानुसार आया है कि मतलब पहले शब्द में चा है, दूसरे शब्द में चा है, तीसरे शब्द में चा है पहले, तो क्रम बन रहा है ना कि पहले में है, तो क्रमानुसार, इसी को क्रमानुसार बोलते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार है परंतु क्रमानुसार है, सब में पहले आया है चा, तो इसीलिए एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार है और क्रमानुसार है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? तो 5 हो जाएंगे। अनुप्रास अलंकार के भेद कौन कौन से 5 हैं देख लेते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, ये इसके 5 भेद हो जाएंगे। अगला देखते हैं। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार अर्थ अलग दे वहाँ अलंकार होगा तो वहाँ पे अलंकार हो जाएगा यमक। अगला क्वेश्चन, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में अलंकार है तो इसमें यमक हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है, देख लेते हैं इसको। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। तो यहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आया है, यानी 2 बार आ गया है या 2 से भी अधिक बार हो सकता है। ठीक है, 2 बार आया है और दोनों बार इसके अर्थ जो हैं अलग अलग हैं। एक कनक का मतलब होता है धतूरा और एक कनक का मतलब होता है सोना, तो यानी कनक तो शब्द एक ही है लेकिन इसके अर्थ जो हैं वो अलग अलग हैं। तो इसलिए एक शब्द एक से अधिक बार आए
और जितनी बार आए उतनी बार उसके अर्थ अलग अलग हों तो उस कंडीशन में आपका यमक अलंकार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ होता है श्लेष। क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, वो लबी डबी वाला चिपकना नहीं, ये मतलब पढ़ाई वाला है। श्लेष मतलब चिपका हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं। जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए सुनने वाला उसे अन्य अर्थ में समझ ले वहाँ अलंकार होता है। वहाँ अलंकार होता है तो कौन सा हो जाएगा? वक्रोक्ति अलंकार। क्या हो जाएगा? वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। यहाँ हालांकि ये जो क्वेश्चन है यहाँ वक्रोक्ति अलंकार में ये लड़का लोगों पे ज़्यादा फॉलो होता है रूल्स, क्योंकि वो लड़की चाय पीने के लिए बुलाएगा, लड़का कुछ और समझेगा कि चाय पीने के बहाने कुछ और समझ लेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये लड़का लोग ज़्यादा कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ एक वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ अलंकार होता है तो हो जाएगा उपमा अलंकार। क्या हो जाएगी? उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला, सिंह मुख सुंदर चंद्र समाना में अलंकार है तो यहाँ उपमा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या है? सिंह मुख सुंदर यानी सीता जी का मुख क्या है? चंद्रमा के समान बताया गया है। क्या किया गया है? समान बताया गया, चंद्रमा के समान है। तो सॉरी फ्रेंड्स, सीता जी का मुख कैसा बताया गया? चंद्रमा के समान है, तो इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी तुलना की जाती है उसे कहते हैं, उसे उपमेय कहते हैं। जिससे तुलना की जाती है उसे कहते हैं, उसको उपमान कहते हैं। ठीक है, उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं। वाचक मतलब उदाहरण में यदि आपको इस तरीके से ये सारे शब्द मिल जाते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, उपमा अलंकार होगा वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं उपमा अलंकार के वाचक शब्द कौन? सा, से, सी, सादृश्य, सम, समाना, सरिस आदि जो शब्द हैं ये उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं। अगला देखते हैं। उपमा के अंग हैं तो उपमा के 4 अंग होते हैं। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ अलंकार होता है तो ये रूपक हो जाएगा। रूपक अलंकार के भेद हैं तो इसके 3 हो जाएंगे, निरंग, संग, शांग और पारंपरित हो जाएंगे, ये 3। अगला, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ अलंकार होता है तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं मानो, मनः, मन, मन, जानो, जानह, जन, यु आदि शब्द जो हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। उत्प्रेक्षा के प्रकार हैं तो 3 हो जाएंगे, वस्तु प्रेक्षा, हेतु प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। ये जो है तीनों उत्प्रेक्षा के भेद हो जाएंगे या प्रकार हो जाएंगे। जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ अलंकार होता है तो वहाँ विभावना होता है। जैसे कि बिन पद चले सुने बिन काना, यानी बिना पैर के, पद का मतलब पैर, जब बिना पैर के चलता है, सुने बिन काना, बिना कान के सुनता है। तो जहाँ पर बिना कारण के, अब यहाँ पे कारण यानी पैर नहीं है, कारण मतलब कान नहीं है, फिर भी कार्य हो रहा है, मतलब जहाँ पे कारण ना हो फिर भी कार्य हो वहाँ पे क्या होगा? विभावना अलंकार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। अब यहाँ पे क्या था? बिन पद चले, बिना पैर के चलता है, सुने बिन काना, बिना कानों के सुन रहा है, मतलब कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? विभावना अलंकार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अलंकार होता है तो बढ़ा चढ़ाकर किया जाए अतिशयोक्ति अलंकार। क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है तो रति हो जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, करुण रस का स्थायी भाव शोक, वीर रस का उत्साह। अगला देखते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा। भयानक रस का स्थायी भाव भय हो जाएगा। अगला देखते हैं। फ्रेंड्स, क्या है? प्रश्न नंबर 281।
बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा हो जाएगा। अगला, अद्भुत रस का स्थायी भाव हो जाएगा विस्मय। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है समय पर इनकार करना। अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा। अंधे नगरी मुहावरे का है धांधली करना। अंधेरे में रखना मुहावरे का अर्थ है भेद छिपाना। अगला, अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है बहाना बनाना। अन्न जल उठ जाना अन्न जल उठ जाना मुहावरे का अर्थ है किसी जगह से चले जाना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है मतलब निकालना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ है अलग थलग रहना। आँख का काजल मुहावरे का अर्थ है अत्यंत प्रिय। आँखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है तो प्रेम से स्वागत करना। प्रेम से करेंगे सबका स्वागत, गाना सुना होगा आपने, हाँ ठीक है। अगला देखते हैं फ्रेंड। आँखों का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ है गहरी चोरी करना। आँखों का काजल चुराना मतलब गहरी चोरी करना। अगला, आँखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ है गुस्से से आँखें लाल होना। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है बहुत गुस्सा होना। आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है पहले से उपाय ना करना। आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है अचानक विपत्ति आना यानी अचानक समस्या का आना। आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ है विश्वासघाती मित्र। इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ है अंत होना। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है विनाश करना। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद का मतलब क्या होगा, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। 19-20 होना मुहावरे का अर्थ है बहुत थोड़ा अंतर होना यानी 19-20 होना, बहुत थोड़ा अंतर होना। उल्टी गंगा बहाना उल्टा काम करना। एक ही थैली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ है एक जैसा चरित्र व विचारों के लोग। जो हों उनको एक ही चट्टी बट्टी के थैले कहते हैं। अगला, एड़ी चोटी का पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है तो घोर परिश्रम करना। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति। कच्चा चिट्ठा खोलना मुहावरे का अर्थ है सब भेद खोल देना। उंगली उठाना मुहावरे का अर्थ है निंदा करना। अच्छत का विलोम हो जाएगा विच्छत। आग्रज का विलोम अनुज। अज्ञ का विलोम होगा विज्ञ या प्रज्ञा हो जाएगा। अति का विलोम होगा तो अति क्या न्यून हो जाएगा। अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्ट। अथ का विलोम होगा इति। अथाह का होगा छिछला, हो जाएगा। अध्यातन का विलोम हो जाएगा पुरातन। अधिक का विलोम हो जाएगा न्यून अल्प या थोड़ा। अधिक का क्या होगा विलोम, न्यून होगा, अल्प होगा या थोड़ा, 3 हो जाएंगे। अगला, अनुग्रह का विलोम होगा विग्रह। अनुज का विलोम होगा आग्रज। अनुरक्त का विलोम होगा विरक्ति। अपकर्ष का विलोम होगा उत्कर्ष। अपेक्षा का होगा उपेक्षा। अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ। रसों की संख्या है तो 9 है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी बताई गई है, तो 8 बताई गई है। और नॉर्मली कितने हैं, वैसे 9 हैं। यदि भरत मुनि के हिसाब से देखा जाए तो 8 हो जाएंगे। अगला देखते हैं, विभाव के भेद हैं 3 हैं। कौन कौन से, आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। आलंबन, उद्दीपन और आश्रय ये क्या है, विभाव के भेद हैं। अगला, खड़ी बोली का मूल नाम है कौरवी। खड़ी बोली का मूल नाम कौरवी किसने दिया था, राहुल संकृत्यायन ने दिया था। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल थे सर जॉन गिलक्राइस्ट जो थे फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने कब की थी, तो 10 जुलाई 1800 को की गई थी। हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है, तो सरहप्पा को माना जाता है। हिंदी साहित्य का पहला वास्तविक इतिहास
ग्रंथ कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है। अगला क्वेश्चन, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास हैं। हिंदी का पहला नाटक है नहुष। नहुष नाटक के लेखक हैं तो गोपाल चंद्र गिरधर दास हो जाएंगे। हिंदी की पहली कहानी है इंदुमती। इंदुमती कहानी के लेखक हैं तो किशोरी लाल गोस्वामी जी हो जाएंगे। किशोरी लाल गोस्वामी जी हो जाएंगे। किशोरी लाल गोस्वामी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 341। हिंदी का पहला महाकाव्य है तो पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 342, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं तो ये चंद बरदाई हो जाएंगे। हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो पद्मावत हो जाएगा। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? तो अर्धकथानक हो जाएगी। अर्धकथानक आत्मकथा के लेखक हैं तो बनारसी दास हो जाएंगे। हिंदी की पहली कहानी है तो एक घूंट है। कौन सी? हिंदी की पहली कहानी कौन सी? एक घूंट। और इसके लेखक जो हैं वो कौन से हैं? तो एक घूंट के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। हिंदी का पहला समाचार पत्र है तो उदंत मार्तंड हो जाएगा ये। अगला प्रिय प्रवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हो जाएंगे इसके प्रिय प्रवास के। अगला हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे तो प्रताप नारायण मिश्र थे। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक थे बाबू श्याम सुंदर दास। और कब की थी इन्होंने? 1893 में की थी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना। नाथों की शुरुआत किसने की थी? आदिनाथ मतेंद्र ने की थी। आदिनाथ मतेंद्र ने की थी। अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। अगला, नाथों की संख्या है तो ये नाथों की संख्या 9 है। सिद्ध कवि किसके अनुयायी थे? तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे सिद्ध कवि। सिद्ध कवियों की संख्या है तो ये 84 है। अगला देखते हैं, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? सगुण और निर्गुण। सूफी परंपरा के पहले कवि थे तो मुल्ला दाऊद थे। ब्रज कोकिला किसे कहा जाता है? तो सत्यनारायण को कहा जाता है। अगला, हिंदी का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ तो 1826 कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब मिली? तो 1880 में मिली थी। अगला क्वेश्चन है 362 नंबर, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो लक्ष्मण सिंह ने किया था। उर्मिला किस कहानी का पात्र है? तो साकेत। मैथिलीशरण गुप्त इसके रचयिता हैं साकेत के। और उर्मिला किस कहानी का पात्र है? तो साकेत कहानी का पात्र है। और साकेत पुस्तक के लेखक कौन है? मैथिलीशरण गुप्त हो जाएंगे। छायावाद युग की पहली काव्य रचना है तो झरना हो जाएगी। और झरना के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1936 में। अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद थे। 1936 में अध्यक्ष थे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अगला देखते हैं, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। राहुल संकृत्यायन ने कहा है। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन का श्रेय किसे कहा जाता है? जॉर्ज ग्रियर्सन को कहा जाता है। आदिकाल को चारण काल कहा है तो राम कुमार वर्मा ने कहा है चारण काल। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो ये स्वयंभू को कहा जाता है। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं तो सूरदास जी हैं। अगला क्वेश्चन, आंसू किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। आत्मजयी के रचयिता हैं कुंवर नारायण। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को।
ईदगाह कहानी के रचयिता हैं तो मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद को। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है कलम का सिपाही। कस्तूरी कुंडल बसय किसकी आत्मकथा है? तो ये मैत्रेयी पुष्पा की है। कादंबरी के लेखक बाणभट्ट हो जाएंगे। कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो वीर रस के माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी के लिए मिला था। वीर रस काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं चंद्रबरदाई, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं तो ये चंद्रबरदाई हो जाएंगे। अगला देखते हैं। शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। शेष कादंबरी के रचयिता हैं अलका शरावगी हो जाएंगे किसकी? शेष कादंबरी पुस्तक के। अगला, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएगी। अंक यानी अंक मतलब गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द है तो अंकशाही हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा? अंकशाही। गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा अंकशाही। जो अंडे से जन्म लेता है या जन्मा हो तो उसको अंडज कहेंगे एक शब्द में। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास एक शब्द में क्या कहेंगे? उसको अंतःपुर कहेंगे। धरती और आकाश के बीच का स्थान के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अंतरिक्ष कहा जाएगा। गुरु के समीप रहने वाला छात्र के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अंतेवासी हो जाएगा। अगला, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो के लिए एक शब्द है तो हो जाएगा अगोचर। जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द है तो आग्रज हो जाएगा एक शब्द। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो के लिए एक शब्द है तो अजात शत्रु हो जाएगा। वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द है तो अतिवृष्टि हो जाएगा। जिसकी थाह का पता ना हो तो उसके लिए एक शब्द अथाह हो जाएगा। प्रश्न नंबर 400, जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द है तो अनाहूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनाहूत। अगला देखते हैं। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो यह हो जाएगा पंचतंत्र। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र के रचनाकार हैं तो विष्णु शर्मा हो जाएंगे। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो बिहारी सतसई की जो है सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। अगला, चांद का मुंह टेढ़ा रचना किसकी है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की जो है ये रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। अगला, साहित्यकार अज्ञेय का पूरा नाम है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। दोहा कोश के रचयिता हैं तो सरहप्पा हो जाएंगे। नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं तो ये मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। नमक का दरोगा कहानी मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। पंचवटी में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है, क्योंकि पहला पद संख्यावाचक होता है और फिर समूह बनता हो तो वहाँ पे क्या होगा? पंचवटी यानी द्विगु समास हो जाएगा। जैसे कि पंचवटी यानी 5 वृक्षों का समूह। तो पहली संख्या जो है, पहला शब्द जो है पंच, ये संख्यावाचक है, बाद में वटी जो है वो समूह बना रहा है तो इसलिए यानी द्विगु समास हो जाएगा। अगला, भारत की प्राचीनतम भाषा है तो संस्कृत हो जाएगी। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं तो फरीसरनाथ रेणु हैं, जो कि ये ग्रामीण अंचल पर आधारित है मैला आंचल की कथा। अगला, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं तो मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं तो ईसा अल्लाह खां हो जाएंगे। मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो ये बिहार राज्य की भाषा है। समास के मुख्य भेद हैं तो समास के मुख्य
6 भेद हैं। किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। किस समास में पूर्व पद व उत्तर पद किस समास में उत्तर पद व पूर्व पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद अर्थ प्रधान होता है? तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यता, यावत, हर आदि प्रयोग होता है? तो ये अव्ययी भाव समास में होते हैं। ये एक प्रकार के जो है ये उपसर्ग हैं और ये किस में प्रयोग होते हैं? अव्ययी भाव समास में प्रयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, एक सौ कितना है, 421 नंबर क्वेश्चन। किस समास में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो तत्पुरुष समास में किया जाता है। राम राज्य में समास है तो तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कारक चिन्ह है राम का राज्य, राम राज्य का मतलब हो जाएगा राम का राज्य, तो का जो आएगा वो कारक चिन्ह हो जाएगा। इन दोनों बीच राम राज्य यानी राम और राज्य दोनों शब्दों के बीच में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तो तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पे का छिपा हुआ है, राम का राज्य हो जाएगा तो तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार अगला देखते हैं, रसोई घर में समास है तो इसमें भी तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि रसोई के लिए घर होता है, रसोई के लिए घर, तो इसमें भी के लिए आ गया तो तत्पुरुष समास इसमें भी हो जाएगा। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो समास होता है तो वहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। अगला देखते हैं, नीलकंठ, लंबोदर, दशानन में समास हैं तो ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं सभी। नीलकंठ, लंबोदर, दशानन, यानी जहाँ पर तीसरा अर्थ कोई निकले वहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। दो वर्णों के मेल को कहते हैं तो संधि कहते हैं। संधि के भेद हैं 3 हैं, कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। अगला देखते हैं, स्वर संधि के भेद हैं तो इसके 5 हो जाएंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि। अगला देखते हैं, देवनागरी लिपि का विकास किस रूप में होता है? तो ब्राह्मी लिपि में होता है। अगला, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं तो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिकारी माना जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। प्राचीन का विलोम है तो अर्वाचीन हो जाएगा। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। कौन सी? बाईं से दाईं ओर से बाईं ओर कौन सी लिखी जाती थी? खरोष्ठी। अगली, हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो सुधा वर्षण हो जाएगा। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो हेमचंद हो जाएंगे। अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो विद्यापति हैं। उर्दू भाषा का शब्द है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो ये तुर्की भाषा का हो जाएगा। अंधा युग किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की हो जाएगी। मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश किसकी रचनाएं हैं? तो ये तीनों जो हैं हरिवंश राय बच्चन की हो जाएंगी। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे किसकी रचनाएं हैं तीनों? तो ये मोहन राकेश की हो जाएंगी। कौन कौन सी? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे परिभाषाएं हैं मोहन राकेश की। अगला, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, पद्मावत ये किसकी रचनाएं हैं? सभी मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। अगला क्वेश्चन, पीली आंधी किसकी है? तो प्रभा खेतान की हो जाएगी। काली आंधी और कितने पाकिस्तान रचनाएं किसकी हैं? कमलेश्वर की हो जाएंगी। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली रचनाएं हैं तो ये विद्यापति की हैं। परमाल रासो जो कि आल्हाखंड है के रचयिता हैं जगनिक। खुमान रासो के रचयिता हैं दलपत विजय।
छंद छंद छंद, ये क्या है, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये चंद छंद होना चाहिए था। चंद छंद वर्णन की महिमा पुस्तक किसकी है, तो ये कवि गंग की हो जाएगी। प्रेम फुलवारी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अशक्त का विलोम हो जाएगा सशक्त। अल्पज्ञ का विलोम होगा बहुज्ञ। अल्पसंख्यक का विलोम होगा बहुसंख्यक। अवनत का विलोम होगा उन्नत। अवर का विलोम होगा प्रवर। आगमन का होगा प्रस्थान। आदि का अंत हो जाएगा। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अधिक का विलोम होगा अनाधिक। आमिष का होगा निरामिष। आमिष का होगा निरामिष। अगला आय का होगा व्यय। आर्य का विलोम होगा अनार्य। क्षण भर में नष्ट होने वाला के लिए एक शब्द है तो क्षणभंगुर हो जाएगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा, गोचर। गणित शास्त्र का जानकार को कहते हैं एक शब्द में गणितज्ञ। वो कहते नहीं गांव में या शहर में बहुत बड़े गणितज्ञ हैं आप, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला देखते हैं, गंगा से उत्पन्न के लिए एक शब्द है गंगेय हो जाएगा। जिसके सिर पर चंद्रमा है को एक शब्द में क्या कहेंगे, चंद्रशेखर कहेंगे। जिसके हाथ में चक्र है इसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो चक्रपाणि कहेंगे। अगला देखते हैं, अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे, जिजीविषा कहेंगे। क्या कहेंगे, जिजीविषा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है, जिज्ञासा हो जाएगा। पति पत्नी का जोड़ा के लिए एक शब्द क्या होगा, तो दंपति हो जाएगा। फिर है कलम का धनी, मुहावरे का अर्थ है अच्छा लेखक। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है अच्छा लिखना। अगला देखते हैं, कान लगाना मुहावरे का अर्थ है ध्यान देना या ध्यान से सुनना। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है षड्यंत्र रचना। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है कड़ी मेहनत करना। गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य को पूरा करना। अगला, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। गुड़ गोबर कर देना यानी बना बनाया काम बिगाड़ देना। अगला क्वेश्चन, घर का ना घाट का मतलब कहीं का नहीं रहा हो, मतलब हो जाएगा कहीं का नहीं। अगला, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ है यानी थोड़े दिन का सुख। चींटी के पर निकलना मुहावरे का अर्थ है नष्ट होने के करीब होना। 14वीं का चांद मुहावरे का अर्थ है बहुत सुंदर होना। छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है दुख सह लेना। छाती पर पत्थर रखना मतलब दुख सह लेना। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ है अच्छे आदमी पर कलंक लगाना। गोबर गणेश मुहावरे का अर्थ है बिल्कुल बुद्धू। कमल के पर्यायवाची हैं तो राजीव, सरोज, पंकज, अरविंद, नीरज, ये सभी क्या हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। अगला, खून के पर्यायवाची रक्त, लहू, रुधिर, शोणित। रक्त, लहू, रुधिर, शोणित ये सभी क्या हैं, खून के पर्यायवाची हैं। गणेश के पर्यायवाची हैं विनायक, गजानन, लंबोदर, एकदंत, गणपति। अगला, जंगल के पर्यायवाची हैं वन, विपिन, कानन, आँख, कांतार, ये सभी जंगल के हो जाएंगे। दूध के पर्यायवाची है दुग्ध, पय, गोरस, क्षीर, ये सभी दूध के हो जाएंगे। धन के पर्यायवाची हैं श्री, लक्ष्मी, संपत्ति, वित्त, अर्थ, ये सभी धन के हो जाएंगे। बंदर के पर्यायवाची हैं मरकट, कप, हरि, वानर, शाखा मृग, ये सभी बंदर के हो जाएंगे। बिजली के पर्यायवाची हैं विद्युत, चपला, दामिनी, तड़ित, चंचला, ये सभी बिजली के हो जाएंगे। सरस्वती के हैं भारती, भाषा, शारदा, श्री, वागीश्वरी, ये सभी सरस्वती के हैं। राक्षस के पर्यायवाची हैं निशाचर, पिशाचर, दैत्य, दनुज, असुर, ये सभी इसके राक्षस के हो जाएंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स, अगला देखते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण में आते हैं तो कौन कौन से वर्ण आते हैं, देखो वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यानी वो
का चा टा ता पा वाली जो वो वर्ग होता है जिसमें 25 अक्षर होते हैं, वर्गीय व्यंजन भी उनको कहते हैं, वो पहले आप सारणी जो वो है उसको देखिए, उसको पढ़िए, यदि वो आता होगा तभी आप यहाँ समझ पाएंगे, जिनको वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो 25 शब्द 25 वर्ण होते हैं, पहले आप उनको का से मा तक वो सारणी देखिए, फिर उसके बाद आपको समझ आएगा, वैसे आपको नहीं समझ में आएगा। हालांकि हम बता रहे हैं, यदि वो मालूम है तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए अल्प प्राण में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर होगा, और प्लस अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ यानी या रा ला वा, यानी वर्ग के का वाली लाइन, फिर उसके बाद तीसरी लाइन, मतलब पहली लाइन वर्ग की, फिर तीसरी लाइन, फिर पांचवी लाइन, ये पहली लाइन, तीसरी लाइन और पांचवी लाइन। अब इनके प्लस में सभी अंतस्थ वर्ण यानी या रा ला वा, ये सभी मिलकर क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण कहलाएंगे। फिर अगला देखते हैं महाप्राण। इसमें कौन कौन से होगा, दूसरा वर्ण यानी दूसरी लाइन और चौथी लाइन, दूसरी लाइन और चौथी लाइन, सारणी की कौन सी, दूसरी लाइन नीचे को और चौथी लाइन नीचे को। ठीक है, और सभी ऊष्म, सभी ऊष्म, ये क्या कहलाएंगे, महाप्राण कहलाएंगे। इसी क्रम में आगे देखते हैं अघोष में। अघोष में वर्ण आते हैं कौन कौन से वही वर्ण जो बताए हैं आपने, सारणी का से मा तक वर्गीय व्यंजन में पहला और दूसरा, यानी स्टार्ट का पहला और दूसरा, पहले वर्ण नीचे को और दूसरा मतलब ये दोनों, और प्लस ऊष्म हा को छोड़कर। ठीक है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, वर्ग की पहली लाइन और दूसरी लाइन, और प्लस में सभी ये ऊष्म व्यंजन हा को छोड़कर, मतलब साथ साथ सा, ये तीनों सा आ जाएंगे। ठीक है, तो पहली लाइन, दूसरी लाइन और साथ साथ सा, यानी हा को छोड़कर सभी ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अघोष। अगला देखते हैं, अघोष वर्ण की संख्या होती है तो ये 13 होती है। कितनी होती है, अघोष वर्ण की संख्या जो होती है कितनी होती है, तो ये 13 हो जाएगी, यानी 13 हो जाएगी। अघोष वर्ण की संख्या कितनी, 13। और ये समझ गए हैं आप, अघोष वर्ण में आते हैं यानी वर्ग का पहली लाइन, वर्ग की दूसरी लाइन और तीनों ये सा हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं सघोष। सघोष में क्या है, सघोष को घोष भी कहते हैं, सघोष को घोष भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, वर्ग की तीसरी, चौथी और पांचवी, वर्ग की तीसरी, चौथी और पांचवी, क्योंकि पहली दूसरी तो उसमें चली गई थी, अघोष में किस में चली गई थी, अघोष में चली गई थी। यहाँ पे देखिए आप, ये 198 क्वेश्चन, 198, पहली दूसरी प्लस तीनों सा, ये सब क्या है, अघोष में है। अगला देखते तो इसलिए यहाँ पे आइए आप देखिए सघोष। सघोष यानी घोष में आते हैं, तो दोनों पहली तो उसमें अघोष में चली गई थी, सघोष में क्या बचा, दूसरी लाइन, वर्ग की दूसरी लाइन, वर्ग की चौथी लाइन, वर्ग की पांचवी लाइन, प्लस सभी अंतस्थ, सभी और हा भी इसमें लगेगा, और सभी स्वर वर्ग, सभी स्वर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्या हो जाएगा सघोष में, एक बार और रिपीट कर देते हैं इसको। सघोष में आते हैं कौन कौन से, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और पांचवी लाइन नीचे को, और अंतस्थ वर्ग सभी वही या रा ला वा, हा हो जाएगा, और सभी स्वर इसमें आ जाएंगे, तो ये सब कुछ मिलकर क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। और फ्रेंड्स आखिरी ये प्रश्न है हमारा, तत्पुरुष समास के भेद कितने हैं, तत्पुरुष समास के भेद कितने हैं, तो ये आपको कमेंट में बताना है हमें कि तत्पुरुष समास के भेद कितने हैं। और फ्रेंड्स वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने यार दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। और वीडियो कैसा लगा है, लंबा वीडियो था, हमने मेहनत की है, तो आपको पता ही है किस क्वालिटी के हमारे क्वेश्चन थे। तो इसका मान लो एक आध कमेंट आप कर सकते हैं, इससे हमको क्या है पॉजिटिव थोड़ा उत्साहवर्धन हो जाता है। और ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने यार दोस्तों में
शेयर करिए। और ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।